स्टूडेंट, आज का टॉपिक है हमारा 12.6 एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के फिनोमेना को हम कहाँ कहाँ अप्लाई करते हैं, कहाँ कहाँ इसको हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इसको डिस्कस करने से पहले अगर हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को दोबारा रिवाइज कर ले तो क्या था, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है। इसके लिए एक्चुअली हमारे पास दो मीडियम होने चाहिए। ठीक है, एक डेंसर और एक रेयर। यानी ये हमारा डेंसर मीडियम है जिसे हम मीडियम 1 कहेंगे, और ये हमारा रेयर मीडियम है जिसे हम मीडियम 2 कहेंगे। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि रे जो है हमेशा डेंसर से रेयर की तरफ मूव करती है। ठीक है, यानी इसकी कंडीशन क्या होती है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कंडीशन क्या होती है कि रे जो है शुड मूव, रेयर शुड मूव फ्रॉम डेंसर टू फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। ठीक है, इसको उसकी तरफ मूव करना है, ये हमारा नॉर्मल है। ठीक है, ये हमारा नॉर्मल है। यानी रे को हमेशा कहाँ से जाना चाहिए, डेंसर मीडियम से इसको इंसिडेंट करे। ठीक है, ये रे 1 है, तो जब ये रेयर मीडियम में जाएगी तो ये नॉर्मल से हट जाएगी, यानी इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। ये नॉर्मल है तो ये इससे आगे की तरफ चली जाएगी। ठीक है, दिस वन, ये रे 1। ठीक है, अब इसी तरह अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज़ करते जाएं और हमने एंगल आई इंक्रीज़ किया है तो ये रे जो है और ज़्यादा बेंड हो जाएगी, ये रे 2 है। ठीक है, इसी तरह अगर हम रे 3 की बात करें, एक और हमने रे इंसिडेंस किया, यानी हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस और ज़्यादा बढ़ा दिया है तो ये नॉर्मल से और ज़्यादा बेंड हो जाएगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल। अब इसके बाद नेक्स्ट अगर हम इसको और इंक्रीज़ करते जाएं, यानी ये रे 4 है, तो इसमें क्या होगा, यहाँ जब ये रे जो है रेयर मीडियम में एंटर होगी तो ये इस सरफेस पे ऊपर मूव करेगी, दिस वन। इसे हम एयर ग्लास इंटरफेस कहते हैं, यानी इस सरफेस के ऊपर वो क्या हो जाएगी, वो रिफ्रैक्ट हो जाएगी। यानी रे 1, रे 2, रे 3 और रे 4 जो है ये सब कौन सा फिनोमेना दे रहे हैं, ये रिफ्रैक्शन का दे रहे हैं, क्योंकि इसमें मीडियम चेंज हो जाता है। यानी डेंसर से रेयर में जाती हैं और ये नॉर्मल से हट जाती हैं, तो ये फिनोमेना कौन सा होता है, रिफ्रैक्शन का हो जाता है। ठीक है, अब एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसमें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो 90 का एंगल बना है। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ से शुरू हो रहा है। ठीक है, 4 पे ये जो है रिफ्रैक्ट हुआ है 90 पे, दिस वन। तो इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल एंगल कहते हैं। ठीक है, रे 4 जो है वो भी रिफ्रैक्शन दिखाती है, लेकिन इसे हम क्या कहते हैं, जिसमें वो एंगल ऑफ 90, ये देखें ये एंगल ऑफ 90 बना रही है रिफ्लेक्टेड रे, तो इसे हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्या कहते हैं हम, क्रिटिकल एंगल। यानी इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है वो क्रिटिकल एंगल के इक्वल होता है। ठीक है, यानी जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल बनता है तो रिफ्लेक्टेड रे जो है वो कौन सा एंगल बनाती है, 90 का एंगल बनाती है, इस सरफेस पे वो मूव करती है। अब इसके बाद अगर फर्दर और ज़्यादा हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाएं, अब ये रे हमारी 5 है और बढ़ाएंगे तो इस वक्त क्या होगा, जब जो रे जो है वो रिफ्रैक्ट नहीं होगी बल्कि रिफ्लेक्ट हो जाएगी। यानी ये हम कह सकते हैं कि जब एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो ग्रेटर हो जाए क्रिटिकल एंगल। ठीक है, ये देखें ये 4 तक क्रिटिकल एंगल है, इससे ज़्यादा और आपने बढ़ा दिया, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ रिफ्रैक्शन अकर नहीं होगी बल्कि क्या होगी, वो रिफ्लेक्शन का फिनोमेना हमारे पास आएगा। यानी वो दोबारा उसी मीडियम में दोबारा मूव कर देगी। ठीक है, तो इट मीन्स के टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए हमारे पास दो कंडीशन होनी चाहिए, एक तो रे हमेशा डेंसर से रेयर में जानी चाहिए और दूसरी जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो हमारा टोटल। अब हम एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसको हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं उसके बारे में। इसको मोस्टली जो हम यूज़ करते हैं
वो हम इसे पेरिस्कोप में मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट में यूज़ करते हैं। इस फिनोमेना को पेरिस्कोप में हम यूज़ करते हैं, टेलीस्कोप में भी यूज़ करते हैं, कैमरास में भी यूज़ करते हैं, और बाइनोकुलर्स ये इंस्ट्रूमेंट है उसमें भी हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, यानी इसमें हम इंस्ट्रूमेंट में हम इनको यूज़ करते हैं। अब हम देखेंगे कि टोटल इंटरनल हमारा है टोटली इंटरनल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म, ये हमारा आज के इसमें टॉपिक आता है। हम देखेंगे टोटली इंटरनल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म क्या होते हैं, इनका क्या यूज़ है, और इनका फंक्शन भी क्या है। तो इसके नाम से ही ज़ाहिर है कि ये वो प्रिज्म है जिनमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमेना जो होता है वो इस्तेमाल होता है। अब इसमें जो प्रिज्म हम यूज़ करते हैं उनको हम मुख्तलिफ डायरेक्शन में यूज़ करते हैं। ठीक है, यानी अगर आप एक प्रिज्म इस तरह लेते हैं, आप उसे इस डायरेक्शन में अगर आप लेते हैं, ठीक है, ये एक प्रिज्म है, दिस वन, ये एक प्रिज्म है, ठीक है, एक प्रिज्म है, ठीक है। और प्रिज्म में हमारे पास जो है ये एंगल ऑफ 90 है, और ये हमारे पास एंगल ऑफ 45 है, और ये भी एंगल जो है वो 45 का है। यहाँ से अगर हम एक रे जो है, ये एक आपने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये ए बी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये इसका हेड है और इसकी टेल है। तो इसके हेड से अगर हम एक रे जो है वो इंसिडेंट करते हैं प्रिज्म की इस सरफेस पे, ठीक है, इंसिडेंट करेंगे हम, तो ये अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करेगी, ये बगैर डायरेक्शन चेंज किए प्रिज्म के इस फेस की तरफ जो है वो चली जाएगी। ठीक है, बगैर डायरेक्शन चेंज 90 के एंगल बनाते हुए बगैर डायरेक्शन चेंज किए ये प्रिज्म में एंटर होकर यहाँ तक जाएगी। अब यहाँ अगर हम नॉर्मल एक ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ये हमारा नॉर्मल ड्रॉ है, तो यहाँ से ये टोटल एंगल कितना है, ये 90 का है, तो इट मीन्स कि ये भी 45 का होगा और ये भी 45 का होगा। ठीक है, ये भी 45 का होगा। तो हमारे पास ये एंगल यहाँ से ये इसका डेंसर मीडियम है और ये इसका रेयर मीडियम है, और यहाँ से अगर बाहर निकलेगा तो ये भी इसका रेयर मीडियम ही होगा। अब इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी किस एंगल पे ये इसे इंसिडेंट किया आपने इस रे को, वो 45, एंगल ऑफ 45 है। ग्लास का जो क्रिटिकल एंगल होता है, एंगल ऑफ क्रिटिकल जो है वो 42 डिग्री होता है। ठीक है, ये क्रिटिकल्स एंगल्स और रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स जो हैं ये आपके पेज नंबर 43 पे एक टेबल है, वहाँ से आप इसको लर्न करेंगे। यानी ग्लास का जो क्रिटिकल एंगल होता है वो 42 डिग्री होता है। अगर हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की अगर हम बात करें तो उसमें एक कंडीशन ये भी थी कि हमारे पास जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो ग्रेटर होना चाहिए ग्रेटर, तो इसमें भी जो है 45 डिग्री जो है वो ग्रेटर है 42 डिग्री, यानी आई जो है वो ग्रेटर है क्रिटिकल एंगल। तो इट मीन्स कि ये फिर इसको डेंसर से रेयर में जाना चाहिए, या रेयर में नहीं जाएगी बल्कि इसी मीडियम में क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये देखें इसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, और ये यहाँ से इस फेस से बाहर की तरफ आ जाएगी। ठीक है, अब इसी तरह ऑब्जेक्ट के अगर हम टेल से एक रे और इंसिडेंट करेंगे, ये देखें एक और रे हम इंसिडेंट करते हैं, इसी तरह ये टकराएगी, यहाँ फिर अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं तो यहाँ से ये फिर ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर इधर आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरीके से रिफ्लेक्ट होकर आ जाएगी। तो ये हमारे पास ये बी बॉडी का जो ऑब्जेक्ट है इसका जो है बी, ये हमारे पास जो इमेज बनाएगा वो बी डैश होगा, और ये इमेज जो बनाएगा वो ए डैश होगा। यानी यहाँ जो इमेज होगा ये हमारा, यानी बॉडी हमने जो थी ऑब्जेक्ट हमने इस वर्टिकल रखा है, तो इमेज जो हमें मिला है वो हमें हॉरिजॉन्टल मिला है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल मिला है। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो बॉडी है वो एंगल ऑफ 90 पे, इसका इमेज जो है 90 पे क्या हो रहा है, रोटेट कर रहा है। यानी इस प्रिज्म में हम ये देख रहे हैं कि जो बॉडी है वो
एंगल ऑफ 90 पे क्या कर रही है, उसके इमेज को रोटेट कर रही है। अब हम देखेंगे कि अगर बॉडी जो है इमेज को 180 एंगल पे अगर रोटेट करे तो किस तरीके से करेगी। इसी तरीके से अगर हम एक और प्रिज्म लेते हैं, ठीक है, अब हम प्रिज्म को इस डायरेक्शन में अगर हम रखते हैं, ये सिर्फ इसको इसकी डायरेक्शन चेंज करने की बात है, बाकी इसमें फिनोमेना वही होता है। ये आपके पास एक प्रिज्म है, ठीक है। ये अब इसमें आपने किया, ये हमारा एंगल ऑफ 90 है, ठीक है। अब इसी तरह हमने यहाँ से एक ऑब्जेक्ट लिया है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है हमारे पास ए बी, ठीक है, इसका टेल है, इसका यहाँ से हमने एक रे जो है इसके इस फेस के ऊपर जो है इंसिडेंट की है, तो एंगल ऑफ 90 बनाते हुए ये क्या होगी, ये इसके बगैर डायरेक्शन चेंज किए यहाँ इसकी इस साइड से क्या होगी, टकराएगी। अब यहाँ अगर हम इसका नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो यहाँ भी ये भी 45 एंगल होगा, ये भी 45 एंगल होगा। तो सेम वही कंडीशन कि जो 45 जो है वो ग्लास के क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होता है, तो ये क्या हो जाएगी, ये इसी मीडियम में वापस जो है चली जाएगी, ठीक है। यहाँ से फिर अगर हम फिर नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, ये उन्होंने फिर नॉर्मल ड्रॉ किया है, तो यहाँ से फिर ये 45 और ये 45, तो फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का होना होगा, और ये बगैर डायरेक्शन चेंज किए ये इस तरफ मूव करेगी, ठीक है, ये इस तरफ आ गई, यानी इसका इमेज जो है वो क्या बन जाएगा, ए डैश बन जाएगा। अब इसी तरह अगर हम इसके टेल से एक रे जो है इंसिडेंट करेंगे, ये देखेंगे ये, ठीक है, और इसी तरह अगर हम इसका नॉर्मल ड्रॉ करें तो ये इस तरीके से जो है वो ये बाहर की तरफ आ जाएगी, हमारा इमेज जो है वो क्या बनेगा, ए डैश बी डैश बनेगा। यानी हम ये कह सकते हैं हमने ऑब्जेक्ट को इस केस में जो है वो इस पोजीशन में रखा है, तो हमारे पास जो इमेज आया वो हमारे पास इस पोजीशन में आया, ठीक है। यानी हमने इसमें उसने इमेज को बॉडी को किस में 180 एंगल पे रोटेट किया है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अल्लाह हाफिज़, स्टे होम।